तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, और हमने उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट किया। क्या क्या कंडीशंस थी आप पिछले वीडियो में जाकर के उसे देख सकते हैं। आज हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसकी डायरेक्शन या उसका पाथ कैसा होने वाला है, हम ये फाइंड आउट करेंगे। आपने जो सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर हम जब मूव कराते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल के मोशन की जो डायरेक्शन थी वो जब परपेंडिकुलर थी एक दूसरे के, तब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा था क्यू वी बी साइन थीटा, जैसा कि हमने देखा। और अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराऊं या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराऊं तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स था वो जीरो था। या फिर अगर मैं बात करूं कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या फिर उसी डायरेक्शन में अगर हम मूव कराते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल का हमारा पाथ कैसा होगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये कहती है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं, इसका मतलब यह है कि जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर मैंने ऐसा माना कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, मैंने कहा ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि यहां पर जो थीटा होने वाला है वो कितना होगा, 0 डिग्री। या तो फिर इसी चार्ज पार्टिकल को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराऊं, यानी कि जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस में क्या चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आइए जरा देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b, यानी कि साइन थीटा एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। और यहां पर हमारे पास दोनों के लिए थीटा की वैल्यू दी गई है, यानी कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मूव करूंगा तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी कि साइन 0 हमको यहां पर पुट करना होगा। और हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस वाले केस में देखा जाए जहां पर थीटा कितना है, 180, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में भी यहां पर जो हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पर मैं कितनी वैल्यू पुट करूंगा, साइन 180। और साइन 180 के केस में भी साइन 180 की वैल्यू होती है 0, और इस केस में भी यहां पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि यहां से जो हमारे पास कंक्लूजन निकल करके आ रहा है वो ये है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैं चार्ज पार्टिकल को अगर मूव करूंगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो जरा आप बताइए कि जो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा। देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सीधा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि जो हमारा पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ पर हमारा ये पार्टिकल या ये चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा। कभी कभी यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हमसे पूछ लिए जाते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बताइए उसका पाथ कैसा होगा। तो कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है। चलिए सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस हमारा ये कहता है कि व्हेन एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री, यानी कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो आइए यहां पर हम एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में है।
कैसी है? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था कि अगर प्लेन के परपेंडिकुलर या इनवर्ड या फिर आउटवर्ड हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैं चार्ज पार्टिकल को क्या करने वाला हूं? चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैं मूव कराने वाला हूं। मैंने कहा यहां पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है भाई? वो है 90 डिग्री। और हमको पता है कि यहां पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होता है? वो है QVB sin थीटा। यानी कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू होगी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर साइन 90 की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा? QVB के बराबर, यानी कि मैक्सिमम फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, अब ये तो बात ठीक है भाई, लेकिन अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या किया था, कुछ इस फॉर्म में लिखा था v क्रॉस b, यानी कि वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखा था तो यहां से हमने इसकी डायरेक्शन भी बताई थी। मैंने बताया था कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मैं फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करूंगा और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में मैं इसको कर्ल करूंगा। थंब जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जरा यहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए अभी जो चार्ज की वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर यानी कि v की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहा हूं और सेकंड वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैं कर्ल कर रहा हूं, तो थंब हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि जब ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा, डन, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगी, जो कि परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, लेकिन इस वाली पोजीशन पर भी अगर मैं फिर से कहूं कि यहां पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फिर से मैं क्या करूंगा? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मैं फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में प्लेस करूंगा और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब फिर से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, डन, यानी कि इस डायरेक्शन में ही इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी। फिर से इस पॉइंट पर अगर मैं कैलकुलेट करूं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो देखिए यहां पर मैं अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको मैंने फर्स्ट वेक्टर यानी कि v की डायरेक्शन में किया और सेकंड वेक्टर यानी कि b मैग्नेटिक फील्ड यानी इनवर्ड डायरेक्शन में वो हमेशा है, तो मैं इनवर्ड डायरेक्शन में जब प्लेस करूंगा तो देखिए थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फिर से चार्ज पार्टिकल कहां पहुंचा हमारा? कुछ इस डायरेक्शन में यहां पर पहुंच गया। ठीक है, और इस पोजीशन पर फिर से अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और यहां पर फिर से मैं अगर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करूं तो देखिए मैं अपनी फिंगर्स को कुछ नीचे की तरफ करूंगा क्योंकि इस तरह से, और अंदर की तरफ कर्ल करूंगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। तो थंब जिस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ऐसे केस में ये फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि यहां पर आ जाएगा और कंटिन्यूअसली इस तरीके से फोर्स लगता रहेगा। तो हम ये पाएंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहेगा। इसका मतलब यह है, यहां से कंक्लूजन आया कि जो इसका पाथ है वो कैसा है? तो पाथ इसका होने वाला है सर्कुलर। ठीक है ना? तो अगर आपसे कभी भी ये एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर v वेलोसिटी के साथ मूव कराऊंगा तो उसका पाथ कैसा होगा? तो कैसा पाथ होगा भाई? सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, अब अगर सर्कुलर पाथ है तो हमने ये पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है इनवर्ड डायरेक्शन में। वो फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसका मतलब कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं कर पाता। लेकिन यहां पर जो हमने फोर्स की बात की है वो फोर्स किससे मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिल रहा है। और अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव करता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ये लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो
सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाया। यानी कि मैंने कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स F है वो इक्वल है किसके, FC के, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया कि ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहा। अब यहां से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना है हमारे पास, वो फोर्स लग रहा है QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है तो आपको पता है mv² अपॉन r, mv² अपॉन r के बराबर होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूं तो देखिए v से v हमारा कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास आया QB इज इक्वल टू mv अपॉन r, और यहां से देखिए हमारे पास रेडियस आ जाएगी जो कि है r इज इक्वल टू mv अपॉन QB। ये देखिए यहां पर ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी हमारे पास रेडियस भी आ गई कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है तो हमने यहां पर फाइंड किया mv अपॉन QB। अच्छा एक बात और, यहां पर ये जो हमारे पास रेडियस आई है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो यहां पर देखिए ये m क्या है, ये तो इस चार्ज का मास है, ये हमारे पास चार्ज है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये तीन की तीनों चीजें क्या रहने वाली हैं, कांस्टेंट रहने वाली हैं, यानी कि ये चीजें ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। इसका मतलब साफ साफ है कि जो रेडियस है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो जो ये रेडियस होगी इस सर्कुलर पाथ की वो रेडियस ज्यादा होगी, यानी कि सर्कल बड़ा होगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो यहां पर जो रेडियस होगा इस सर्कुलर पाथ का वो भी कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा कब, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और छोटा सा बनेगा कब, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी। लेकिन हाँ एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रेडियस भी आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो मुझे टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना होगा। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, जरा आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करिए जो कि हमारे पास था, क्या, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बात ये बताइए कि जब चार्ज पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया तो उसने कितनी डिस्टेंस एक सर्कल कंप्लीट करने में कवर की, कितनी डिस्टेंस, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस तो इस चार्ज पार्टिकल ने कवर की। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। और अगर यहां पर स्पीड की बात करें तो इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वही इसकी क्या है, स्पीड। तो यहां से देखिए टाइम पीरियड जो आया वो आया 2πr/v, लेकिन हमारे पास r की वैल्यू दी गई है, तो मैं r की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2π/v इंटू r की वैल्यू क्या है, mv/qb। यहां से देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, बिल्कुल यहां से कैंसिल आउट होगा क्या, v कैंसिल हो गया, तो जो टाइम पीरियड आया हमारे पास वो आया 2πm/qb। ठीक है, ये हमारे पास इस सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड भी आ गया। हमारे पास क्या क्या आया, सर्कल ये पाथ कैसा होगा, चार्ज का सर्कुलर होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, mv/qb होगी। ये रेडियस जो है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। साथ में हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो 2πm/qb के बराबर लगेगा। अब अगर यहां पर आप चाहिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम की रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड की क्या होती है, रेसिप्रोकल, यानी 1/t। यानी कि यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा 1/t, और अगर 1/t करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, qb/2πm। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास ये सारी चीजें हमने निकाल ली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मुझे समझना चाहिए, फिर से मेरे समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक भी करते चलिए ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूं और आगे भी आपके लिए इस तरह से वीडियोस बनाता रहूं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है कि व्हेन एंगल बिटवीन V एंड B इज अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब यह है, अभी दो केसेस में हमने क्या बात किया कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के साथ
परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर हमने मूव कराया। लेकिन इस वाले केस में मैं ऐसा कह रहा हूं कि ना ही 0 डिग्री है, ना ही 90 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, कोई और ही एंगल दिया हुआ है इन तीनों के अलावा, तब उस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा। तो आइए जरा देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर मैंने कुछ एक्सिस कंसीडर किया। मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ इस तरीके से अगर कर लूं, देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमारी, वो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब ना ही मैं चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, ना ही इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, ना ही इस डायरेक्शन में, ना ही इस डायरेक्शन में। मैं इस चार्ज पार्टिकल को कहां मूव कराने वाला हूं, मैं वाई और एक्स ऐसे इसके बीच में थीटा एंगल पर मूव कराने वाला हूं। इसका मतलब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस डायरेक्शन में थीटा एंगल, जो कि एक्स एक्सिस या फिर कहें कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है ना। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ना ही इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है और ना ही इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो कहां पर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी थीटा एंगल है, उस थीटा एंगल पर v वेलोसिटी के साथ हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इस केस में अगर मैं क्या करूं, ये जो v वेलोसिटी है इसके मैं दो कंपोनेंट करूं, तो देखिए एक कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरा कंपोनेंट हमारा y एक्सिस के लॉन्ग होगा। चूंकि ये थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये थीटा के अलावा है, यानी कि ये हो जाएगा v sin थीटा। अब दोनों के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि यहां पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 होगा। और अगर थीटा 0 होगा तो हमें ये पता है कि इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो भी कैसा होगा, 0 होगा। और अगर ये दोनों चीजें 0 है तो जो इसका पाथ होगा वो कैसा होगा, तो भाई हमने अभी पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है, स्ट्रेट पाथ होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है ना। अब जरा इस v sin थीटा वाले कंपोनेंट की बात कर ली जाए तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हमारा v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमें ये पता है कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, QVB के बराबर होने वाला है। और अगर QVB के बराबर होगा तो जो इसका पाथ होगा वो कैसा होगा, अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है ना। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर मूव करता है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। v cos थीटा क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ यानी कि इसको आगे की तरफ मूव करा रहा है, और जो v sin थीटा है जो इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। अब सर्कुलर पाथ में चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब जो पाथ है वो कैसा होगा, तो ये हेलिकल शेप का पाथ होगा। कुछ इस तरह से देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये चार्ज कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा है हेलिकल पाथ। ठीक है ना। आपने स्प्रिंग देखी है ना, स्प्रिंग जैसी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ कहते हैं, कि सर्कुलर पाथ में भी मूव करता है और आगे की तरफ भी मूव करता जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये फाइंड कर लिया कि ये हेलिकल पाथ पर मूव कर रहा है। अब जैसा कि हमने पिछले वाले टॉपिक में फाइंड आउट किया था, पिछले केस में, कि अगर सर्कुलर पाथ में है तो उसकी रेडियस क्या होने वाली है। जरा यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर मैं यहां पर कहूं कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो वो है QVB sin थीटा। और मैं सिर्फ सर्कुलर वाले केस की बात कर रहा हूं। यहां पर साइन थीटा अगर 90 डिग्री है तो अगर वैल्यूज पुट करूं तो फोर्स कितना होगा, Q तो Q ही रहेगा चार्ज, और V की जगह पर ये कौन सा कंपोनेंट रखूंगा मैं, V sin थीटा, V sin थीटा, और B हमारा रहेगा ही, और ये भी होगा sin थीटा। अच्छा एक चीज, एक मिनट, यहां पर देखिए दो बार थीटा हो जा रहा है, तो यहां पर ये जो sin थीटा है इसको मैं sin थीटा डैश कंसीडर कर ले रहा हूं। इसका मतलब यहां पर जो थीटा है वो डैश थीटा डैश थीटा डैश। ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, थीटा डैश है। तो यहां पर देखिए sin थीटा डैश की अगर वैल्यू रखूं जो कि 90 डिग्री होगी, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो होगा QVB sin थीटा। ठीक है, क्योंकि इस वाले साइन
थीटा डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहां पर फिर से हमारे पास क्या बचा, QVB sin थीटा। अब वही वाला कॉन्सेप्ट जो भी सर्कुलर पाथ के लिए हमने यूज किया था कि अगर सर्कुलर पाथ पर यहां पर ये मूव कर रहा है, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। लेकिन हमको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। इसका मतलब कि ये जो फोर्स है हमारा, वो फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। अब इस दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखिए अब इस बार हमारे पास फोर्स कितना है, वो फोर्स है QVB sin थीटा। और यहां पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो होगा mv², और v यहां पर सर्कुलर के केस में कौन है, v sin थीटा, यानी कि v sin थीटा स्क्वायर अपॉन यहां पर क्या था, r, यानी कि मैंने यहां पर r पुट कर दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। v sin थीटा, यहां से v sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पर बचा हमारे पास QB इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन r। और यहां से अगर रेडियस की बात करें तो जो रेडियस आएगा वो आएगा mv sin थीटा अपॉन QB। देखिए ये जो हेलिकल पाथ पर हमारा चार्ज मूव कर रहा है उसके लिए जो रेडियस आई हमारे पास वो कितनी आई, mv sin थीटा अपॉन QB, ठीक है ना। तो यहां पर रेडियस हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसका टाइम पीरियड पता करना चाहूं तो टाइम पीरियड फिर से हमारे पास वही आएगा, क्या, 2 पाई r अपॉन इस बार जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v sin थीटा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक हेलिकल पाथ की अगर बात कर रहे हैं तो भी पाथ कौन सा कवर कर रहा है, सर्कुलर पाथ ही कवर कर रहा है। और सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस है उसी के बराबर उसका पाथ होगा। तो सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का है, v sin थीटा। तो यहां पर अगर मैं फिर से r की वैल्यू को पुट करूंगा तो देखिए क्या आएगा, 2 पाई अपॉन v sin थीटा इंटू r की वैल्यू क्या है, वो है mv sin थीटा अपॉन QB, ठीक है। यहां से देखिए कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, v sin थीटा कैंसिल हो गया। तो जो टाइम पीरियड आया हमारे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई m अपॉन QB, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, डन। अच्छा टाइम पीरियड आ गया तो यहां से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो बता सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टाइम हो जाएगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी जस्ट इसका अपोजिट, जो कि होगा QB अपॉन 2 पाई m, ठीक है। देखिए कितना आसान है ये, हम लोगों ने पिछला वाला टॉपिक पढ़ा वहां से हम लोग ये सारी चीजें करते चले जा रहे हैं। अभी तक जो मैंने बात की वो सर्कुलर पाथ के रिगार्डिंग बात की है कि जब सर्कुलर पाथ पर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अभी मैंने जब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा तो हमें दो सर्कुलर पाथ के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है। यानी कि दो सर्कुलर पाथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है ना। यानी कि देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि चार्ज पार्टिकल अभी इस पोजीशन पर है और यहां से ऐसे मूव करता हुआ वो यहां की तरफ आया, यानी कि ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और यहां से आने के लिए इसने कुछ टाइम भी लिया है, और ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है हमको यही फाइंड करना है। तो हमारे पास फिर से वही वाला फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि जब वो एक सर्कुलर पाथ से दूसरे सर्कुलर पाथ की तरफ इस तरह से मूव करते आया तो उसके पास वेलोसिटी तो थी वेलोसिटी थी और कुछ ना कुछ इसने टाइम भी लिया है। लेकिन अब जरा यहां पर बात करते हैं कि वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको आगे की तरफ मूव करा रहा है। क्या वो v sin थीटा है? नहीं, v sin थीटा तो हमको सर्कुलर पाथ पर मूव करा रहा है, तो आगे की तरफ कौन बढ़ा रहा है, तो वो हमारा कंपोनेंट है v cos थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ चल रहा है। यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो किसको हम कंसीडर करेंगे, v cos थीटा को, और जो टाइम पीरियड है एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने का वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। इसका मतलब जो पिच होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी v cos थीटा इंटू जो हमारे पास टाइम पीरियड है, कहां पर है, तो टाइम पीरियड है 2 पाई m अपॉन QB, 2 पाई m अपॉन QB। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पिच। पिच का मतलब क्या है, जब कोई भी पार्टिकल इस हेलिकल पाथ पर यानी सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है तो दो सर्कुलर पाथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम पिच के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अब भाई अगर पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे बताएं? देखिए यहां पर मैं अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ये होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैं यहां पर वैल्यू रखूं तो ये होगा 2 पाई, और यहां पर देखिए टाइम की वैल्यू कितनी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। जैसे ही मैं यहां पर वैल्यू को रखूंगा कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा वो कितना आएगा, देखिए क्यू बी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम। ये हमारे पास आ गया क्या, हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आज हम लोगों ने जो टॉपिक किया है वो क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने कहा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो किस एंगल के साथ मोशन कर रहा है ये डिपेंड करता है कि उसका पाथ कैसा होने वाला है। सबसे पहले हमने बात की कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 0 या 180 डिग्री होगा तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। फिर हमने कहा कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा तब उसका पाथ कैसा होगा, तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। उसकी रेडियस भी हमने फाइंड की, रेडियस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हमने फाइंड की। फिर थर्ड केस में हमने कहा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वो 0 डिग्री 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पर हो, कुछ भी थीटा एंगल के साथ वो मूव कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, तो हमने कहा कि वो हेलिकल पाथ पर यानी कि सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। और इस हेलिकल पाथ के लिए जो रेडियस थी हमने वो भी फाइंड की, इस हेलिकल पाथ का जो टाइम पीरियड है हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फिर हमने कहा कि जब ये इस हेलिकल पाथ पर मूव कर रहा है तो दो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है पिच, हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया। साथ ही साथ हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछली वीडियो को भी देख करके आए हैं, और पिछली वीडियो से जब आप इस वीडियो पर आएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।